हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब दोस्तों हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आगे बात करते हैं, मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड कोई अभी एक लेटेस्ट टॉपिक नहीं है कि नितिन सिंघानिया ने यहाँ पर थर्ड फोर्थ एडिशन के अंदर इसके बारे में जिक्र कर दिया तो आप सोचो उसको नया टॉपिक है। बहुत सालों से ये न्यूज़ में है और अब तो ये स्टैटिक पोर्शन बन चुका है, पहले करंट अफेयर का पार्ट होता था। तो काफ़ी लोगों को यूपीएससी के स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता, वो बस वर्ड को देखते हैं और उनको लगता है मसाला बॉन्ड एक्चुअली कोई बॉन्ड रिलीज करे जाते हैं, मतलब ये स्पाइसेस में डील करने के लिए, मसालों में डील करने के लिए। कैसा सच में है या फिर मसाला बॉन्ड कुछ और है? और नाम के अलावा इस बॉन्ड में ऐसा क्या स्पेशल है, ये क्यों रिलीज ही क्यों करे गए? ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और मसाला बॉन्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और अगर आप इसको समझ गए तो आपके काफ़ी मतलब क्वेश्चन अगर ये आया तो आपका वो ठीक हो सकता है। क्वेश्चन वो गलत तो नहीं होगा पक्का। समझते हैं इसको, मसाला बॉन्ड किससे रिलेटेड है, क्या है सच में इसमें कुछ मसालों के बारे में है, स्पाइसेस के बारे में, या फिर कुछ और है ये। जब मसाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे उससे पहले की कहानी समझो, फिर आपको समझ में आएगा कि मसाला बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करा ही क्यों गया। जब इस प्रकार की कोई बॉन्ड नहीं हुआ करते थे ना, तो जो कंपनीज और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे बोरोड थ्रू इशूइंग बॉन्ड्स। बड़ी सारी कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ बोरो करना है, अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो ओवरसीज मार्केट में अपने बॉन्ड्स को इशू करवा के बोरो करते थे, सच एस यूएस, यूके, सिंगापुर। कोई भी कंट्री आप बोलो, उन्होंने 3 कंट्री ली है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जिस भी देश के अंदर कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अगर वो पैसा उठाना चाह रहे हैं वहां पर जाकर अपने बॉन्ड्स इशू करवा दो और उस कंट्री में सिटीजन्स को या दूसरी कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलो कि तुम हमसे ये हमें रकम दे दो, ये बॉन्ड खरीद लो। और वही जो सेम चीज़ें होती हैं कि एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता था, आप जिस कंट्री में अपने बॉन्ड को इशू करवा रहे हो, तो मुझे आप लोग दोस्तों एक बात बताओ, आपको उसको वहां पर उस फॉरेन करेंसी के अंदर इशू करवाना पड़ेगा ना। अमेरिका के अंदर अगर आप कोई बॉन्ड अगर इशू करवा रहे हो तो आप यही चाहोगे ना, या फिर आपको ऐसा करना ही पड़ेगा ना। आपके चाहने से क्या होता है कि सामने वाला अगर जब इन बॉन्ड को खरीदेगा तो वो यूएस डॉलर्स के अंदर ही खरीदेगा, राइट। यूके के अंदर अगर आप इस प्रकार के बॉन्ड रिलीज कर रहे हो तो वहां की जनसंख्या या वहां की कोई भी जो बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, अगर वो आपके बॉन्ड में इंटरेस्टेड है, वो खरीदेंगी तो वो आपको पाउंड स्टर्लिंग ही देंगी। सिंगापुर के अंदर सिंगापुरियन डॉलर्स मिलेंगे आपको। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बताओ? रशिया के अंदर अगर है तो रूबल। ठीक है, तो कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मसाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस होने से पहले वो बोरो करते थे। कैसे? बॉन्ड्स को इशू करके इन द ओवरसीज मार्केट इन फॉरेन करेंसीज बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड एट लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या था, अगर जो इंडियन बोरोअर्स जो हैं, अगर वो भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे किसी बॉन्ड में, हमारे देश में ही है वो इंडियंस लोकेटेड, और वो फिर ऐसे किसी बॉन्ड में इंटरेस्टेड है जो कि ओवरसीज मार्केट के लिए इंट्रोड्यूस करे गए हैं, तो अब बॉन्ड ऐसा तो नहीं करा जा सकता कि उस बॉन्ड की 2 कैटेगरी बना दी जाए कि एक जो है वो हम उसकी कीमत डॉलर में रखेंगे, एक की कीमत हम इंडियन रुपी में रखेंगे। सेम बॉन्ड के साथ ऐसा तो नहीं करा जा सकता ना। ओवरसीज मार्केट का बॉन्ड है, उसके अंदर ये एक लिबर्टी है कि अगर आप बीइंग अ इंडियन चाहो तो आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो $5 का है, $10 का है, $50 का है, तो बात तो फिर यही है ना कि आपको भी फिर डॉलर पे करना पड़ेगा ना, उसी में खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क हो जाते थे। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं।
जब भी रुपी डेप्रिशिएट करता था उसकी वैल्यू कम हो जाती थी एज कंपेयर टू यूएस डॉलर या एज कंपेयर टू डेड फॉरेन करेंसी। तो इट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ देयर कैपिटल। एग्जाम्पल समझो और आपको अच्छे से और समझ में आएगा। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसने $1 मिलियन जो है 2021 में, $1 मिलियन जो डॉलर है 2021 में वो बोरो करे। जब $1 की कीमत चलती थी 70 रुपए। अब 1 मिलियन कितने लाख होता है? 10 लाख। अब उसने कितना 1 मिलियन बोरो करा 2021 में, व्हेन $1 was equal to 70। टोटल बोरिंग लेट से 7 करोड़ हो गई, है ना? 7 करोड़ रुपए हो गई। अगले ही साल क्या हुआ, $1 ₹75 का हो गया, 70 से बढ़ के ₹75 का हो गया, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर गया। अब ऑब्वियसली बात है, डॉलर अगर हमारे लिए महंगा हो गया है, $1 हमारे लिए जो 70 रुपए पे करके $1 आ जाता था, अब 75 रुपए देने पड़ रहे हैं डॉलर के लिए, तो रुपी कमजोर हो गया ना डॉलर के सामने, तभी तो डॉलर महंगा हो गया है, राइट? कल को अगर ऐसा हो जाए जैद $1 ₹1 का अगर हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं ना हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ उतनी है जितनी यूएस डॉलर की है ना? तो XYZ लिमिटेड को अब अपना लोन पे करना है 2022 में। अब यहां पर इन्होंने लोन लिख दिया, लेकिन आप समझ जाओ यार, उसने बॉन्ड इशू करा था, जो भी इशू करा था, मतलब करा था, अब उसको अपने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है? ये बेफालतू में कह रहा है लोन। आप समझ जाओ, भावनाओं को समझो इसकी, राइट रखी। अब उसको 1 मिलियन पे करना है, लेकिन 1 मिलियन अब उसके लिए हिंदुस्तानी रुपया में कन्वर्ट करके कितना है? 7 करोड़ नहीं है, 7.5 करोड़ है। क्यों? जब उसने पैसा उठाया था मार्केट से तब $1 70 रुपए का था, अब $1 कितने का है अगले ही साल? 75 रुपए का। और जनरली जब कोई पैसा उठा रहा है तो ऑब्वियसली बात है 1 से 1.5 साल या 5 साल का तो वेट करेगा ही ना पैसे को वापस करने के लिए, थ्रू बॉन्ड्स। अब साफ साफ कंपनी को कितना घाटा हो रहा है रुपी की डिवैल्यूट होने रुपी की डिवैल्यूएशन की वजह से? 50 लाख का। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना था कि हम ना इंडियन करेंसी की वैल्यू को पेग कर सकें, उसको फिक्स कर सकें, और जो फॉरेन करेंसी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं लाइक यूएस डॉलर, जो कि डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, ये सब ना हो। तो दिस कॉज द नीड टू रीइंट्रोड्यूस रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ डॉलर डिनोमिनेशन। क्या है इसकी वजह से? जो बॉन्ड्स थे, अब उसमें क्या लिखा गया कि ये जो इशू करे भी जाएंगे तो वो किस में करे जाएंगे? INR में, नॉट इन USD, GBP, JPY। ये सिर्फ करेंसी के सिंबल्स होते हैं ना फॉरेक्स में, मैंने आपको दिखाए थे श्रेया, है ना? यूरो, EUR, इसमें इशू नहीं करे जाएंगे, सिर्फ किस में करे जाएंगे? INR। तो समझ जाओ, ध्यान से समझना, कोई भी ऐसे बॉन्ड जो कि बाहर इशू करे जा रहे हैं ओवरसीज मार्केट के अंदर, लेकिन अब वो रुपी डिनोमिनेटेड वाले बॉन्ड्स हैं, नॉट फॉरेन करेंसी वाले, उनके पास टाइटल हैं, तब आप उसको क्या कहोगे? मसाला बॉन्ड। अब इससे क्या पता लगता है अगर ये हम इस बॉन्ड को मसाला बॉन्ड नाम दे रहे हैं? ये हिंदुस्तान की पहचान है, उसकी करेंसी की पहचान है, इसका लिंक जो है वो हिंदुस्तान के साथ है, बस यही है इसका सिग्निफिकेंस।
तो मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विच कैन बी इशूड बाय द एंटिटीज सच एज गवर्नमेंट बॉडीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी इनको इशू कर सकती हैं, और कोई भी एलिजिबल कॉर्पोरेट्स इन ऑर्डर टू रेज मनी फ्रॉम ओवरसीज मार्केट। समझ गए? मसाला बॉन्ड के अंदर क्या होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क जो होते हैं दे आर बोर्न बाय द इंटरनेशनल लेंडर्स एंड नॉट द इंडियन बोरोवर्स। क्यों? क्योंकि अब ये रुपी डिनोमिनेटेड है, तो तुम्हारी करेंसी में जो भी कोई अगर इशू अगर आ रहा है, इशू इन द सेंस के तुम्हारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यूएस डॉलर यूरो ऊपर नीचे बढ़ रहा है, अब उससे कुछ नहीं लेने देना। क्यों? क्योंकि रुपी तो जनरली हम स्टेबलाइज करके मेंटेन कर सकते हैं ना, वो तो भारत की सरकार और आरबीआई का लोड है। तो मसाला बॉन्ड के अंदर जो पहले इंटरनेशनल रुपी जो फ्लक्चुएट कर जाता था, सॉरी इंटरनेशनल करेंसी का रेट जो फ्लक्चुएट कर जाता था, जो इंडियन बोरोवर्स होते थे उनको उसकी कीमत उठानी पड़ती थी। जैसे आपने ऊपर वाले केस के अंदर देखा, कंपनी को साफ साफ कितना घाटा हुआ एक साल के अंदर, 50 लाख का। लेकिन नाउ दे विल बी बोर्न बाय इंटरनेशनल लेंडर्स, नॉट द इंडियन बोरोवर्स। पहला मसाला बॉन्ड जो है इट वॉज इशूड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 2014 में। 1000 करोड़ का जो अमाउंट है वो रेज करा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंडिया में फंड करने के लिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक आर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो आईएफसी, इसने पहली बार ये वर्ड यूज करा था मसाला, टू सिंबलाइज द कल्चर ऑफ इंडिया और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को दूसरे बॉन्ड से डिस्टिंग्विश करने के लिए। समझ गए? तो क्या सच में ये बॉन्ड्स क्या है कि ये मिर्च मसाले स्पाइसेस और ये हल्दी वगैरह के लिए यूज होते हैं क्या? नहीं, कुछ भी लेना देना है इनका मसालों से। अब हांगकांग वाले बॉन्ड यूज करते हैं ऐसा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, डिमसम बॉन्ड्स। डिमसम एक प्रकार के मोमोज ही होते हैं वैसे, ठीक है, विच आर डिनोमिनेटेड इन चाइनीज रेनमिनबी एंड कोमोडो बॉन्ड्स फॉर इंडोनेशिया। यहां पर कौन सा ये कोमोडो क्या होता है? ड्रैगन होता है, आपको पता होगा शायद से, कोमोडो ड्रैगन, बड़े साइज की जो लिजार्ड नहीं होती श्रेया, बहुत बड़ी बड़ी वाली जो हमने PMFIS में देखी थी, है ना, उसको उसके लिए इंडोनेशिया में काफ़ी पाई जाती हैं। देखो मैं दिखाऊं, कोमोडो पास में, ये देखो, इसके लिए ये होता है कोमोडो ड्रैगन। हाँ, मतलब उधर प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं ना। ये देखो आ गया ना, लिखा मैंने जैसे इन इंडोनेशिया। श्रेया, इसको पेट बनाना चाहोगे? फ्रेंडली होता है ये। होते हैं। अच्छा, मुझे इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट की बात बताओ। श्रेया, आपने बोला आप इसको पेट नहीं बनाना चाहोगे, है ना? वैसे तो आपको हाय बोल रहा है ये, लेकिन ये ठीक नहीं है, घिनौना लग रहा है आपको, ठीक है? तो अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि इनको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए पृथ्वी से, ये किसी काम के नहीं है। इंटरव्यू में ये एग्रेसिव टोन नहीं, समझाने वाली टोन, ठीक है? वो बेचारा रोने लग जाए, वो ऐसे कह के चली गई कि लड़की हमसे। इसके लिए मैंने आपको क्या लाइन बताई थी, हमें क्या कहना चाहिए। इन्वायरमेंटल एथिक्स, हाँ, और हमें मारने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि किसी जीव जंतु को मारना अपने फायदे के लिए ये एक बहुत मीन एटीट्यूड है जीने का, है ना? एंड इट इज अगेंस्ट एनवायरमेंटल एथिक्स। और ये भी तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं किस चीज को एनवायरमेंट के अंदर, किसको? फूड चेन को। वेरी गुड। अब देखो, इस बात पे श्रेया खुश हो गए।
issue of masala bonds creates demand for rupee and it thus helps in improving depreciation of the preventing depreciation of currency. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. Masala bonds cannot be used for investing in capital markets, purchasing land, etc. आप इनको इस चीज के लिए यूज नहीं कर सकते. नॉर्मल बॉन्ड को आप मतलब सामने वाले से किसी भी चीज के लिए खरीद लो, चलेगा ना. मतलब अगर आप उसको पैसा देके बॉन्ड खरीद रहे हो तो आप उससे कुछ भी करते रहो, चलेगा ना. और कुछ कुछ म्युनिसिपल बॉन्ड्स स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, राइट. जैसे ये वाला जो बॉन्ड था हमने पढ़ा था, पुणे वाला, सॉरी इंदौर, इसने अपने म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लिस्ट करवाया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2018 में, है ना. आप यहां पर इनको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो. पता है क्यों? इसका रीजन क्या है? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना. ये इंटरनेशनल ओवरसीज मार्केट से पैसा उठाने के लिए यूज करा जा रहा है ना, समझ रहे हो. देश देश का नहीं है ना. अगर वैसा होता तो शायद से भी अलाउ भी कर देता, राइट. आप इंडियन स्टॉक्स की मदद लेकर ये एप्पल और ये याहू वगैरह के शेयर्स खरीद सकते हो क्या? फेसबुक वगैरह के, मेटा के शेयर्स, टेस्ला के शेयर्स, नहीं ना. अब मसाला बॉन्ड्स हैं अगर, तो फिर इसके लिए फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक इंटरनेशनल ऐप हो, फिर आप इसको डाउनलोड ना करो, कोई इंडियन ऐप हो जिसको बाहर वाले डाउनलोड ना कर सकें. अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट ऐप्स हैं हम उनको डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में? बिल्कुल नहीं. अमेरिकन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, तरीके अलग है, लेकिन अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट की एप्स होंगी हम वो कैसे अलाउ होंगी बताओ, है ना. अमेरिका के अंदर जितने बॉन्ड्स होते होंगे, जो म्युनिसिपल बॉन्ड जैसे वहां पर आते भी होंगे. अब देखो वो इतना सारा पैसा जो है, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे 10% जो है वो फाइनेंशियल नीड्स म्युनिसिपल बॉडीज के अमेरिका में से मीट होते, तो भाई इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा देते होंगे फिर ये. अब मेरा मन है यहाँ पर म्युनिसिपल बॉन्ड्स को खरीदने का, लेकिन अभी इतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है कैपिटल मार्केट्स के अंदर कि मैं अमेरिका के स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर सकता हूँ. ऐसी एप्स आ गई हैं, ठीक है. लेकिन अब मैं यहां पर म्युनिसिपल बॉन्ड्स तक अगर पहुंचना चाहता हूं तो यार वो अलाउड नहीं है, ठीक है. तो मसाला बॉन्ड्स जो है वो ओवरसीज मार्केट से पैसा उठाने के लिए, इसलिए मतलब बेसिकली आप इनको, रूल है बस बेसिकली आप ये समझ जाओ. कल को हो भी सकता है कि कैपिटल मार्केट और लैंड परचेज करने के लिए अलाउ कर दिया जाए, अभी लेकिन नहीं है. मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते. मेच्योरिटी कितनी होती है इसकी? मिनिमम मेच्योरिटी पीरियड इज 3 ईयर्स. मिनिमम 3 साल के लिए तो आपको होल्ड करने ही पड़ेंगे. अप टू $50 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर अगर ये इतना इशू करे गए हैं. अब आप कहोगे $50 मिलियन तो सर बहुत बड़ी रकम है. करे भी तो देख रहे हो ओवरसीज मार्केट के अंदर करे जा रहे हैं ना ये इशू, है ना. तो अगर बोलो बोलो. हाँ, जैसे आप नॉर्मल बॉन्ड्स नहीं रहता, वो कह रहा था जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करे जा सकते हैं. मसाला बॉन्ड लिस्ट नहीं करा जा सकता. वो इसलिए, अब जो मसाला बॉन्ड है वो हमारा एक ऐसा बॉन्ड इशू करा जाता है जिससे हम ओवरसीज मार्केट से पैसा उठाते हैं. उसमें हाँ, क्या कंफ्यूजन आपको, पहले आप बताओ, अपनी कंफ्यूजन बताओ. मैं वही तो बता रहा हूं कैसे हो जाएंगे, क्योंकि फिर उनको एनएससी बीएससी में खरीदने बेचने के लिए इंडियन ऐप चाहिए आपको. धन, जीरोधा, अपस्टॉक्स वगैरह. बाहर के लोग फिर कैसे खरीद सकेंगे इनको? अब जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो अमेरिका के, मैं वही तो समझा रहा था आपको. आप कैसे खरीद सकते हो? अभी मुझे एक जरा एक ऐप का नाम बताओ जहां पर आप जाके अमेरिका में न्यूयॉर्क का एक म्युनिसिपल बॉन्ड खरीद सकते हो. बताओ जरा कोई. नहीं कर सकते ना. बस ये कि पैसा उठा, मतलब आप यहां पर होल्ड कर सकते हो पैसे को, कुछ भी कर सकते हो. आप लैंड को परचेज करने के लिए कैपिटल मार्केट के अंदर आप ये इसको यूज नहीं कर सकते हो. बस कुछ रूल्स हैं बस इसके, और क्या है. कल कोई हट सकते हैं रूल्स, में बता तो रहा हूं, कल कोई हट सकते हैं रूल से. अभी लेकिन ये रूल है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते हो. अब लैंड परचेज करने के लिए क्या आप ये किसी रियल एस्टेट वाले को नहीं दे सकते हो. अब जब ये रूल बोल दिया गया है तो कोई बात नहीं, आपके पास 3 साल के बाद जो पैसा आ जाएगा इससे,
तो श्रेया उसको यूज कर लेना ना लैंड खरीदने के लिए। अब आप ये बोलो प्रॉपर्टी डीलर को या उसको ये करके, ये हमारा मसाला बॉन्ड है कि हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं इसके अंदर, ये 1000 ये $1 million इसके अंदर इन्वेस्टेड है, हमें अभी ये लैंड दे दो, तुम ये एक्सपायर होने के बाद ये ले लेना। तो यार ये अलाउड नहीं है। अलाउड ये है कि आपका मसाला बॉन्ड खुद 3 साल के बाद अगर एक्सपायर हो जा रहा है ना, अगर आपके पास जो पैसा आ रहा है उससे, फिर आप ले लो प्रॉपर्टी उससे। बाकी बॉन्ड के अंदर क्या होता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, अगर मेरे पास इंडियन बॉन्ड या अगर मसाला बॉन्ड को उठा के बाकी जितने बॉन्ड अभी हमने पढ़े इंडियन मार्केट के अंदर, मैं म्यूनसिपल बॉन्ड भी आपको दे सकता हूँ ना। अगर मैं 1 करोड़ रुपए का मेरे पास म्यूनसिपल बॉन्ड है, 1 करोड़, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने आपसे ले ली और मैं आपको 1 करोड़ का म्यूनसिपल बॉन्ड दे दूँ, ये तो चलेगा ना हमारे बीच में डीलिंग। आप तो बल्कि खुशी हो जाओगे कि भाई 1 करोड़ का इसने बॉन्ड ले रखा, तो भाई ब्याज कितना मिलेगा इस पे, वाओ, है ना। और अभी हाल फिलहाल आपको नीड भी नहीं है। बाकी बॉन्ड में ऐसा कर सकता था ना मैं। मसाला बॉन्ड में लेकिन एक रूल है, सामने वाली पार्टी अगर इन्फॉर्म्ड है ना, तो वो इतना जान लेगी कि मसाला बॉन्ड के अंदर ऐसी कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं। ठीक है। वरना होगा क्या, इसका मैं एक रिपरकशन बताता हूं। बाहर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं श्रेया, वो तो फिर ऐसे बहुत बहुत कीमत लगा के ऐसे बड़े सारे बॉन्ड्स को खरीद लेंगे, है ना, इशू करवा लेंगे। कल को ये बॉन्ड दूसरे इधर उधर हाथों में जाकर सर्कुलेट होंगे, इससे कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा और पता चला हमारे देश की बड़ी सारी जमीनें उन फॉरेन कंट्रीज के नाम हो गई, उनकी कंपनीज के नाम हो गई। समझ रहे हो। एक हिंदुस्तानी, समझ जाओ ना, एक हिंदुस्तानी के पास इतना पैसा नहीं है, बाहर के किसी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने कुछ मसाला बॉन्ड खरीदे इंडिया के, और उसको इंडिया में ही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूज कर दिया किसी और से कहलवाकर। प्रॉपर्टी के पेपर जब को कल को बन रहे हैं, तब ये पता लगा कि ये तो किसी और ने खरीद रखा है बाहर से, जो इंडिया के बाहर रहते हैं उन्होंने खरीद रखा है उनके नाम पे। ऐसा तो करके मतलब बहुत सारा लैंड नहीं बिक जाएगा हमारे देश का। तो यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं हमने। अब कैपिटल मार्केट के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके, हम लोगों के पास ऐसा रिटेल इन्वेस्टर इतने सारे पैसे होते नहीं है श्रेया, ठीक है, कि हम यहाँ पर 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए लगा सकें। अब मसाला बॉन्ड अगर वहां पर कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाए, और कोई एक कंपनी जो कि अगेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जिनके पास 2000 करोड़ 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ अगर ऐसी कीमत अगर है उनके पास, तो वो तो फिर एक बार बताना, कैपिटल मार्केट को हिलाकर नहीं रख देंगे ऊपर नीचे, बेल्स नहीं बन जाएंगे वो। पता चला बॉन्ड बॉन्ड की वैल्यू सर्कुलेट कर रही है, फिर ये फायदा क्या हुआ फिर रूपी डिनोमिनेशन कराने का। हम तो फ्लक्चुएशंस को ही तो रोकना चाह रहे हैं, तभी तो ये आए हैं, समझ रहे हो। तो जहां पर फ्लक्चुएशन हो सकती है ना, या जहां पर मतलब उबड़ खाबड़ कोई तिगड़म हो सकती है, वहां पर हमने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी है। कैसे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाकर। आप समझ गए पूरा का पूरा मुद्दा। ठीक है। तो अगर $50 मिलियन तक के एक फाइनेंशियल ईयर में अगर इशू करे जाते हैं ऐसे मसाला बॉन्ड, तो उनकी 3 साल की मेच्योरिटी होती है। 50 मिलियन से ज़्यादा वाले, $50 मिलियन से ज़्यादा वाले अगर इशू करे जाते हैं, तो उनकी 5 साल की मेच्योरिटी होती है। रिटर्न आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिलेगा। 3 साल कम नहीं होता। दिखाऊं ज़रा मसाला बॉन्ड आपको। इस तरीके के होते हैं। नहीं नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये पेपर पे पहले एक गाइडलाइंस वगैरह ऐसी लिखी जाती है, एक बात बता रहा हूँ मतलब मैं, उस पे पहले आपको पूरा बताते हैं और फिर ऐसे करके इशू करा जाता है। अब तो ये काम वैसे ऑनलाइन होता है काफ़ी ज़्यादा, और
बात ये कि आप इसमें पैसा घर पे बैठ के ही मतलब आप ये लगा सकते हो। इसके लिए बस क्या है कि सरकार ने मतलब जो इसकी बुराई चली थी ना वो एक जगह चली थी कि सरकार को ना एक चीज़ें इशू करनी मतलब सॉरी स्पेसिफाई करनी चाहिए कि इस तरीके के बॉन्ड्स में जो है, अब ये देखो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो लिस्टेड है नहीं, कैपिटल मार्केट के अंदर है जो भी है, तो खरीदना बेचना अगर करना है तो कब करना है। अब यहाँ पर सरकार का बोलना ये था कि देखो ये कोई सदाबहार बॉन्ड तो है नहीं कि आप जब मर्जी आओ और पैसा इन्वेस्ट कर दो, ये एक फिक्स टाइम पर इशू करे जाते हैं, तो जब इशू करे जाते हैं उसके बाद मतलब हम इसकी मार्केटिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये पेपर टाइटल वगैरह पूरा लगा के इंट्रोडक्शन जो है, और तब जाकर ये आपका पूरा का पूरा ये चिट्ठा बनता है, और उसमें आपको एनेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके वो होते हैं, आपके ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। अब वो आपको ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर कैसे करने पड़ते हैं कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जैसे आप धन वगैरह के ऊपर भी आप ऐप खोलते हो ना, आपने जैसे ओपन करवाया होगा जैद बिस में अकाउंट खुलवाया होगा, तो वो आप उंगली से चलाकर एक साइन कर देते हो कि जैद है ना, ऐसे कर कर वो बाद में आपको जीमेल पर आपके एक डॉक्यूमेंट आता होगा 50-60 पन्नों का, है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली हर एक पेज पे आपके साइन होते होंगे जब आपने अपने स्टॉक ब्रोकर को परमिशन दे रखी होती है अपनी, है ना। फिर कुछ पेपर उसके लिए भी बनते हैं, उस पर भी ऑटोमेटिकली आपके सिग्नेचर होते हैं, जैसे श्रीकल में वो बता रहा था ना आपको, NSDL और CDSL, जहाँ पर आपकी रिपोजिटरी होती है, ये जो स्टॉक्स की आपने जो खरीद रखे हैं, जो शेयर्स हैं वो कहाँ सिक्योर्ड हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये मसाला बॉन्ड जो है ये इशू करे गए थे सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसको इशू कर कौन सकता है, सबसे बड़ी बात, कोई भी कॉरपोरेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, ये इशू कर सकते हैं। इंडियन बैंक्स कैन ऑल्सो इशू दीज बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि Tier 1 कैपिटल का पार्ट हो, एडिशनल Tier 1 कैपिटल का पार्ट हो, एंड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स Tier 2 कैपिटल का पार्ट हो। याद है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो Tier 1 Tier 2 वैसे, एंड फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, तब इंडियन बैंक इनको इशू कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व है ना इनको इशू करने के लिए, प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो अलाउड हैं, बिल्कुल। तो यहां पर गवर्नमेंट इशू कर सकती है इसको, गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडीज या गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज कर सकती हैं, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी अलाउड है ये, ठीक है। अब ये बॉन्ड्स इशू कहां करे जा सकते हैं, वेयर कैन दीज बॉन्ड्स बी इशूड, जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जिनको मसाला बॉन्ड कहा जा रहा है। अच्छा, कल को अगर एक क्वेश्चन आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, मसाला बॉन्ड्स हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, बिल्कुल है। तो दे कैन बी इशूड इन अ कंट्री एंड कैन ओनली बी सब्सक्राइब बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब उस कंट्री में इशू करे जाएंगे और उस कंट्री का वो रेसिडेंट मतलब उसको खरीदना बेचना कर सकेगा। वो कंट्री एक तो मेंबर होनी चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, ठीक है, या फिर हुज सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। और यहीं से आपको एक फिल्म का फैक्ट पता लग रहा है कि सेबी इस इंटरनेशनल बॉडी का पार्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। जैसे आपको पता है ना, हमने वो पढ़ा था, जो आरबीआई है वो भी बेसल नॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था, बेसल कमेटी और उन सब का। तो इंटरनेशनल ऐसे बैंकिंग का बैंक का जो एसोसिएशन है उसके सारे सेंट्रल बैंक जो पार्ट है उसमें सेबी भी हमारा, सॉरी सेबी कह रहा हूँ, आरबीआई भी हमारा शामिल है ना। उसके बाद एक ऐसी कंट्री विच हैज मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या विच इज द सिग्नेटरी ऑफ बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सेबी फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट, यानी कि सेबी जो है उस कंट्रीज से इंफॉर्मेशन पता लगा सके कि तुम्हारे देश के देशवासियों ने, कितने देशवासियों ने ऐसे बॉन्ड जो हैं वो इशू कर रखे हैं, इशू जो हमने करे थे उसको खरीद रखा है, कितने टाइम पीरियड के लिए खरीद रखा है, 3 साल के लिए खरीद रखा है, 5 साल के लिए खरीद रखा है। सेबी के साथ अगर वो इंफॉर्मेशन देने को मान जाए, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के अंतर्गत जो ये मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें एक दूसरे के कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर को बाकी सारे सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तब जाकर ये
जो है उस कंट्री के हो और उस कंट्री के रेसिडेंट्स को अलाउ करा जाएगा, यस यू कैन परचेज सच बॉन्ड्स। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।